रात के काफी देर बाद एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड जिल धीरे धीरे इधर उधर घूमती है और एक लैब में घुस जाती है जहां दोस्त की मदद से कैमरा बंद हो जाता है। फिर जिल एक्सपायर हो चुकी दवाइयां चुराती है। अगले दिन वह ये दवाइयां ग्रेग को बेचती है जो उससे कम पैसे देता है जो उन्होंने पहले तय किए थे। इसके बाद जिल अपनी सास डोरिस के घर जाती है ताकि अपने बच्चे मटिल्डा और नोआ को लेकर आए। डोरिस उसे याद दिलाती है कि बच्चों को जल्दी लेकर आना, जिससे पता चलता है कि जिल के पास कस्टडी नहीं है। कार की यात्रा के दौरान जिल बच्चों से जुड़ने की कोशिश करती है और उनसे सवाल पूछती है। मटिल्डा खुशी खुशी जवाब देती है, लेकिन नोआ ज्यादा बातूनी नहीं है। जैसे ही कार की रेडियो बंद हो जाती है, सड़क पर एक और गाड़ी नियंत्रण खो देती है और जिल को उसे टालना पड़ता है। लेकिन दूसरी कार आकर उनकी कार से टकरा जाती है, जिससे उनकी कार पहाड़ी से नीचे लुढ़कती हुई झील में गिर जाती है। पानी कार के अंदर भरने लगता है। तब जिल अपने बच्चों को सीट बेल्ट खोलने को कहती है ताकि वे खिड़की से बाहर निकल सकें। जब वह खुद उनके पीछे जाने की कोशिश करती है तो पानी उसे नीचे धकेल रहा होता है, जिससे तैरना मुश्किल हो जाता है। शुक्र है कि वह फिर सतह पर आ जाती है और पाती है कि नोहा उसके पास है, लेकिन मटिल्डा किनारे पर 2 पुलिस वालों द्वारा बेहोश कराई जा रही है। वे बताते हैं कि पूरे शहर में बिजली चली गई है और जिल को अस्पताल जाने को कहो क्योंकि उसका माथा पर गहरा कट गया है। अस्पताल में परिवार को देखकर हैरानी होती है कि यहाँ आम से ज्यादा घायल लोग हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि यह शायद आतंकवादी हमला था, क्योंकि आम बिजली कटौती से कारें प्रभावित नहीं होती। जिल की छोटे मामूली होने की वजह से डॉक्टर सबसे ज्यादा गंभीर मरीजों पर ध्यान दे रहे हैं, तो उसे खुद ही अपनी चोट का इलाज करना पड़ता है। तभी एक औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि यह एक चमत्कार है, और जिल उस कमरे की ओर भागती है जहां उसे पता चलता है कि सभी कोमा में पड़े मरीज जाग गए हैं। फिर वे डोरिस के पास लौटते हैं, जो उन्हें बताती है कि फोन भी काम नहीं कर रहे हैं और दुकानों में क्रेडिट कार्ड भी स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि जिल का सारा कैश अब झील में गिर चुका है। इस हालात की वजह से डोरिस जिल को अपने घर पर रात बिताने देती है। उस रात जिल सो नहीं पाती, इसलिए वह लिविंग रूम में जाकर अपने बच्चों और अपने दिवंगत पति की तस्वीरें देखती है। डोरिस भी उसके पास आ जाती है क्योंकि वह भी सो नहीं पा रही होती, और वे दोनों नींद की दवाओं के बारे में बात करने लगती हैं। जिल दवाएं नहीं लेती क्योंकि वह एक ठीक हो रही नशेड़ी है, और डोरिस कहती है कि वह उसके लिए मददगार नहीं होती। फिर वे सो रही मटिल्डा की तरफ देखती हैं। जिल पाती है कि नोआ भी जागा हुआ है। वे दोनों आसमान में चमकती हुई तारों को देखते हैं, लेकिन फिर समझते हैं कि वे असल में उपग्रह हैं। काम पर जाते हुए जिल नोटिस करती है कि शहर में कोई भी सो नहीं पा रहा, इसलिए सब लोग खुद को व्यस्त रखने के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। वह ग्रेग से टकरा जाती है, जो और दवा खरीदना चाहता है और 2 गुनी कीमत देने को तैयार है। हर कोई अनिद्रा से निपटने के लिए कुछ न कुछ ले रहा है और वह बेचने के लिए बेताब है, तो जिल कहती है कि वह बाद में देखेगी कि कुछ मिल पाता है या नहीं। जब वह आखिरकार यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो वहां कोई नजर नहीं आता। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद सुबह जिल अंदर प्रवेश करती है। लैब से एक्सपायर्ड दवा लेने जाते ही अचानक चारों तरफ हथियारबंद सिपाही घेर लेते हैं। जिल उन्हें बताती है कि वो पहले कॉर्पोरल रह चुकी है ताकि वे पीछे हट जाएं। फिर डॉक्टर मर्फी आती हैं और निराश होती हैं कि जिल दवा चुरा रही है, लेकिन वो उसकी कोई बहाने सुनना नहीं चाहती। मर्फी की टीम और सिपाही बताते हैं कि वे एक रिसर्च हब बना रहे हैं क्योंकि कल से बिजली नहीं है, जिससे कोई भी सो नहीं पा रहा। मर्फी जिल से कहती है कि वो उनके साथ जुड़ सकती है, लेकिन जिल ये ऑफर ठुकरा देती है। जाते जाते मर्फी ब्रायन को हब का पता देती है और कहती है कि वो अपनी फैमिली को वहां लेकर आए। ब्रायन ने जिल को बताया कि उसे वो ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए था और समझाया कि नींद की कमी कैसे सबको प्रभावित करेगी। जल्दी ही उन्हें मतिभ्रम होने लगेंगे, शरीर ठीक से काम नहीं करेगा और आखिरकार उनके दिल रुक जाएंगे। अब तक सिर्फ एक महिला ही सो पाई है और उसे यह समझने के लिए हब में ले जाया गया है कि वह क्यों अलग है। जिल ने बताया कि मैटिल्डा सो रही थी जब वह गई थी और ब्रायन सोचता है कि शायद वह मर चुकी हो। चिंतित जिल दौड़ती हुई डोरिस के घर पहुंचती है, लेकिन वहां सिर्फ नोआ मिलता है, जो बताता है कि डोरिस ने मैटिल्डा को चर्च ले गई है। जिल कुछ सामान इकट्ठा करती है और नोआ से कहती है वो अनिंद्रियों के लिए उम्मीद की निशानी बन सकती है। एक बार जब वो सो जाती है तो पादरी अपने अनुयायियों से कहता है कि उनके पास एक चमत्कार है और जल्द ही वो ऊर्जा फैल जाएगी। लेकिन जब मैटिल्डा जागती है और डोरिस उसे बाहर ले जाने की कोशिश करती है, तो लोग पूछने लगते हैं कि वो उन्हें भी कब सुलाएगी, और यहाँ तक कि उसे भगवान की तरह बलिदान करने की भी बात करने लगते हैं, जैसे भगवान ने यीशु को उनकी रक्षा के लिए किया था। पादरी जब सबको शांत करने की कोशिश करता है तो तीनों वहां पहुंचते हैं और एक पुलिस वाला गोली चलाने को तैयार हो जाता है, इसलिए फिर पादरी को सबको अपनी जगह बैठाने को कहना पड़ता है। जिल मैटिल्डा को ले जाना चाहती है, लेकिन भीड़ नहीं चाहती कि वह लड़की जाए। औरत उसे याद दिलाती है कि वह कानूनी तौर पर डोरिस की देखभाल में है। जब माहौल फिर से तनावपूर्ण होने लगता है, ब्रायन सबको बताता है कि नींद की कमी उनकी सोच समझ को प्रभावित कर रही है और रिसर्च हब के बारे में बताता है, वादा करते हुए कि वैज्ञानिक इस समस्या का हल निकाल लेंगे। पादरी मैटिल्डा को लैब भेजने से मना कर देता है क्योंकि उसे टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, तो ब्रायन धमकी देता है कि वह सेना लेकर वापस आएगा। तभी पुलिस वाला उसे गोली मार देता है। जैसे ही लोग घबरा उठते हैं, डोरिस मैटिल्डा को पीछे की दरवाजे से ले जाती है और भीड़ उनका पीछा करती है। वे चर्च के बाकी कमरों की तलाशी लेते हैं और डोरिस दिखावा करती है
कि मैटिल्डा गायब हो गई है। नोआह से जंगल में मिलने को कहकर जिल अपनी बेटी को ऊपर छुपा हुआ पाती है। उन्हें बहुत सावधानी से इधर उधर छिपते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि पुलिस वाला धमका रहा है कि अगर लड़की नहीं दी तो पादरी को गोली मार देगा। चैपल में नोआह अभी भी ब्रायन की लाश देखकर सदमे में है। वो अपनी जेब में हाथ डालता है और हब का पता पाता है। अचानक उसे गोलियों की आवाज और चिल्लाने की आहट सुनाई देती है, तो वो जंगल की तरफ भागता है ताकि अपने परिवार से मिल सके। वे जितनी जल्दी हो सके दौड़ते हैं और आखिरकार एक पार्किंग में छुप जाते हैं। नोआह कहता है कि उन्हें मतिल्डा को हब ले जाना चाहिए ताकि उसका इलाज हो सके, लेकिन जिल फिर से मना कर देती है। लेकिन जब नोआह बताता है कि अगर बाकी सब मर गए तो मैटिल्डा अकेली रह जाएगी, तब वह अपना मन बदल लेती है। उन्हें सुरक्षित रहने के लिए एक कार चाहिए होती है, इसलिए जिल ग्रेग की गैरेज पर जाती है। लेकिन वहां उसे ग्रेग जमीन पर खून से लथपथ पड़ा मिलता है। उसे 2 लुटेरों ने गोली मारी होती है, जो जिल की आवाज सुन लेते हैं। जिल जल्दी से छिप जाती है और लुटेरे मान लेते हैं कि आवाज ग्रेग ने की है, इसलिए उनमें से एक बार बार उसके सिर पर पैर से मारता है ताकि उसे मार डाला जाए। वहीं जिल धीरे धीरे छुपते हुए एक पेचकस लेती है ताकि खुद की रक्षा कर सके। एक कार चुराई और आखिरकार वहां से निकल गए। जिल मेज पर रखी सारी चाबियां देखती है और एक कार चुनती है। वो अपने बच्चों को उठाती है और वे ड्राइव करके निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान मैटिल्डा सो जाती है। शाम को वे सड़क पर लुटेरों को मृत पाते हैं और चोरी की हुई कार दुर्घटनाग्रस्त होती है। जिल ध्यान देती है कि उन्होंने शेरिफ का बैज और बंदूक चुरा ली है, जिसका मतलब है कि उन्होंने शेरिफ को मार दिया। वो दोनों चीजें लेकर अपनी कार की तरफ वापस जाती है। बाद में जब वे आराम करने के लिए रुकते हैं तो जिल नोआह को बताती है कि मर्फी के लोग ही लुटेरों को गोली मारी। मर्फी सेना में एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर काम करता है और युद्ध के दौरान उसने अमानवीय तरीके अपनाकर लोगों को टॉर्चर किया और मारा, लोग जिनमें नींद की कमी भी शामिल है। मर्फी ने जिल को नौकरी दिलाने में मदद की थी जब उसे उसकी नशे की आदत की वजह से बाहर कर दिया गया था। नोआह अपनी माँ की चिंताओं को समझता है, लेकिन फिर भी मटिल्डा को हब ले जाना चाहता है। अगली सुबह वे देखते हैं कि सड़क पर कई लोग बिना कपड़ों के खड़े हैं। वे रास्ता देने के लिए साइड हो जाते हैं और पीछे वाली सीट पर मटिल्डा को घूरते हैं। कुछ ही देर बाद वे एक सुनसान शहर में पहुंचते हैं और नक्शा खोजने के लिए लाइब्रेरी में रुकते हैं। जिल साफ तौर पर मानसिक तनाव के कगार पर है और रोती हुई मटिल्डा से कहती है कि उसे इस नई दुनिया में जीना सीखना होगा, इसलिए वह उसे सिखाती है। उससे बंदूक चलाने को कहा गया। मैटिल्डा मना कर देती है और जिल अपनी निराशा दूर करने के लिए कुछ किताबों पर गोली चला देती है। मैटिल्डा को कार में भेजने के बाद नूह और जिल नक्शा देखते हैं ताकि हब का रास्ता ढूंढ सकें। तभी कुछ कैदी जेल से फरार होकर शहर में घूमने लगते हैं। जिल उन्हें खिड़की से देखती है और बाहर दौड़ती है, लेकिन कोई पहले ही उसकी कार ले चुका होता है, जिसमें मैटिल्डा पीछे की सीट पर सो रही होती है। फिर कुछ लोग नूह को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो जिल जमीन पर गोली चलाकर उन्हें रोकती है। दुर्भाग्यवश यही आखिरी गोली होती है और दोनों भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उनकी कार आती है। डॉज वापस आकर उन्हें गाड़ी में चढ़ने को कहता है। जैसे ही वे शहर छोड़ते हैं, जिल गन डॉज की तरफ तानकर उससे सवाल करने लगती है। वे ध्यान भटकाते हैं और लगभग टकरा ही जाते हैं, लेकिन नोआह समय रहते उन्हें चेतावनी दे देता है। डॉज अचानक गाड़ी रोक देता है और मौका पाकर जिल से बंदूक छीन लेता है, जो उसे बताती है कि उसमें गोलियां नहीं हैं। फिर डॉज चाबियां लेकर जला हुआ खेत देखने जाता है। वहां उसे कुछ नए कपड़े मिलते हैं, जिन्हें पहनकर वह बदल जाता है, जबकि नोआह उसे बताता है कि वे इलाज खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच जिल मतिल्डा को सिखाती है कि दूसरी गाड़ियों से गैस कैसे निकालते हैं। जब डॉज वापस आता है तो वह जिल को देता है, बंदूक वापस कर देता है और उन्हें हब तक ले जाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसे भी इलाज चाहिए। शाम को जिल मैटिल्डा को ड्राइविंग सिखाने के लिए गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ में देती है, लेकिन तभी उन्हें रास्ता बंद मिला। कूड़े के पिरामिड के ऊपर एक आदमी बैठा था। पेड़ों के पास कुछ जंगली लोगों ने लोगों को पकड़कर उल्टा लटका रखा था ताकि उनका खून निकाला जा सके। डर के मारे जिल तुरंत गाड़ी संभालती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी पिरामिड से टकरा जाती है और जंगली लोग खिड़कियां तोड़ने लगते हैं। जैसे ही जिल कूड़े के ढेर के चारों ओर गाड़ी घुमाती है, जंगली लोग अंदर तक पहुंच जाते हैं और परिवार को उन्हें बाहर भगाने के लिए लड़ना पड़ता है। जब एक औरत मैटिल्डा के बाल पकड़ती है तो नोआह उसे छोड़ने तक अपनी आर्म में स्क्रू ड्राइवर से चुभो देता है। कुछ लोग जिल को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और लगभग उसे बाहर निकाल भी लेते हैं, लेकिन उसी वक्त मैटिल्डा गैस पेडल दबा देती है और वे आखिरकार बच निकलते हैं। जंगली लोग कुछ देर तक उनके पीछे भागते हैं, लेकिन कार इतनी तेज है कि वे पकड़ नहीं पाते। कुछ घंटे बाद ग्रुप को जंगल में हब की लाइटें दिखाई देती हैं। परिवार कार से उतरता है और डॉज को अलविदा कहता है, जो अकेले वहीं कार में रहता है। सड़क के पास एक पुरानी झोपड़ी है तो जिल बच्चों से कहती है कि वो वहीं रुको जब तक वो पहले हब चेक कर ले कि सब सुरक्षित है या नहीं। एक नदी के पास रुककर ताज़ा होने के बाद जिल हब के पास पहुंचती है और देखती है कि सैनिक दिमाग सही रखने के लिए इंजेक्शन ले रहे हैं। वह एक ट्रक का इंतजार करती है जो पुल पार करे ताकि वह उसके नीचे से बिना देखे चल सके, और सीढ़ियों पर कुछ गोलियां ढूंढती है। जब गार्ड्स मुड़ते हैं या अंदर चले जाते हैं तो जिल चुपके से अंदर घुस जाती है और लैब में दाखिल होने के लिए वही पासवर्ड इस्तेमाल करती है जो उन्होंने यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल किया था, जहां वह बिना पकड़े जाने के लिए एक लैब कोट पहन लेती है। अगले कमरे में उसे सोती हुई महिला मिलती है और दूसरा डॉक्टर सोचता है कि वह
यहाँ ब्लड सैंपल्स के लिए आई हूँ। जिल ऐसा करने लगती है और तब वह महिला की बांह पर लगी चोट को देखती है, जिससे साफ पता चलता है कि उसे कई बार सुई लगाई जा चुकी है। महिला शिकायत करती है और जिल वादा करती है कि वह उसकी मदद करेगी, लेकिन साथ ही उससे अनुरोध करती है कि अगर बाकी सब मर गए तो मातिल्डा का ख्याल रखना। महिला उलझन में कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे सो पाती है, क्योंकि उसे तो महीनों पहले मर जाना था। उसी वक्त मर्फी जिल को ढूंढती है और ब्रायन और उसके परिवार के बारे में पूछती है, तो जिल नाटक करते हुए बताती है कि उसने विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद ब्रायन को फिर कभी नहीं देखा। मर्फी बताती है कि उनके पास अभी इलाज नहीं है, लेकिन वह एक ऐसा कॉकटेल बनाया गया था जो दिमाग को तेज करने में मदद करता था, और यही इंजेक्शन सैनिकों को दिया गया था। लेकिन इस कॉकटेल की वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल नुकसान भी हो रहा है। एक गले मिलने के साथ मर्फी जिल से कहता है कि वह खुश है कि वह मदद करने आई, लेकिन उसकी बातों से ऐसा भी लग रहा है कि वह उम्मीद खो रही है। उसके बाद जिल बिल्डिंग से बाहर निकलती है और सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगती है। सोचती है कि इंसानियत खत्म हो गई। अचानक उसे आसमान में फ्लेयर्स दिखते हैं और डॉज कार में मैटिल्डा और नोआ के साथ आता है। जिल उनकी तरफ भागती है, लेकिन एक सैनिक तुरंत उसे पकड़ लेता है। सारे गार्ड गोली चलाने को तैयार हो जाते हैं। तब मैटिल्डा उन्हें बताती है कि वह सुबह डॉक्टर मर्फी और कैट्स मतिल्डा से कहते हैं कि वह इन प्रयोगों में लोगों की मदद करेगी। मतिल्डा एक बंदर को पाती है जिसका सिर काटा गया है, फिर भी वह जिंदा है। वह बंदर का हाथ पकड़ती है, जबकि कैट्स उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वे मतिल्डा के दिमाग की गतिविधि की तुलना बंदर से करना चाहते हैं, इसलिए वे उस पर भी नशीली दवा आजमाते हैं और वह तुरंत सो जाती है। फिर मर्फी जिल की जांच करता है, जो बंद करके रखी गई है और अनिद्रा की वजह से चक्कर आ रहे हैं। मर्फी उसे बताता है कि नींद की कमी शायद एक सोलर फ्लेयर की वजह से उनके दिमाग की मैग्नेटिक तारें प्रभावित हो गईं। जिल अपनी बेटी की आजादी के लिए गुहार लगाती है, लेकिन मर्फी कहता है कि इंसानियत का बचाव उस लड़की पर निर्भर है। इसी बीच सैनिकों को पता चलता है कि डॉज एक इलेक्ट्रिशियन है और वे उसे एक कॉकटेल इंजेक्शन देते हैं। लैब में मैटिल्डा ध्यान देती है कि सो रही महिला की सांस रुक गई है। कैट्स डिफिब्रिलेटर इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और महिला की मौत हो जाती है। मर्फी फिर उसे कहता है कि नोआ को लेकर आए ताकि उसके दिमाग की गतिविधि मैटिल्डा से तुलना की जा सके। वापस जिल के पास वह हेलुसिनेट भ्रम करने लगती है। नोआ उसके सामने आता है और उस पर निर्भर रहने का आरोप लगाता है। दूसरों को उसके बच्चे पालने दो, इससे पहले कि वह उसे घुटने लगाकर मार दे। वह एक चाकू भी निकालता है, लेकिन उसी वक्त एक सैनिक कमरे में आता है और असली नोआ को ले जाता है, जिससे वह भ्रम खत्म हो जाता है। जिल अपने बेटे की जान के लिए विनती करती है, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं करता। बाहर एक गार्ड सोचता है कि एक पाइन कोन ग्रेनेड है और बेतरतीब गोली चलाने लगता है। गोली जिल पाइप तोड़कर खुद को आजाद कर सकती है। जो सैनिक नोआ को ले जा रहा था वह भी पागल हो जाता है और लगभग नोआ को मार ही डालता, लेकिन डॉज उसे समय रहते रोक देता है। जब उस आदमी को समझ आता है कि उसने क्या करने वाला था, तो वह फिर से पागल हो जाता है और डॉज पर झपटता है कि उसे मार सके, तो नोआ रेंगते हुए दूर जाने लगता है। जिल हलचल से बचते हुए चुपके से इधर उधर घूमती है, लेकिन एक सैनिक उसे दरवाजे पर रोक लेता है। हालांकि उसे उसके एक साथी गोली मार देता है। लैब में कैट्स मर्फी को एक कॉकटेल शॉट दे रहा है और कह रहा है कि वे बिना वजह एक बच्चे की बलि दे रहे हैं। जब जिल अंदर आती है, मर्फी उसे कहता है कि वो उसे स्कैल्पेल से डराता है। अचानक मर्फी को चक्कर आने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में वो बेहोश हो जाती है। पता चलता है कि कैट्स ने जानबूझकर सुई में एक बुलबुला छोड़ दिया था ताकि वो मरे। जिल मैथिल्डा को आजाद करती है और वे नोआ को ढूंढने भागते हैं, लेकिन जब और सैनिक आ जाते हैं और आपस में गोलीबारी शुरू हो जाती है, तो उन्हें छुपना पड़ता है। आखिरकार वे नोआ को पाते हैं, जो कुछ तारों को छू रहा होता है, और भ्रम में उसे मच और वे बेहोश हो जाते हैं। सुबह मटिल्डा उठती है और पाती है कि उसकी मां नूह के शरीर से चिपकी हुई है। वह उसे हिलाते हुए रोती है और आखिरकार नूह अपनी आंखें खोलता है, जिससे पता चलता है कि वह सोया हुआ था। तभी एक गार्ड उनके पीछे बंदूक लेकर आता है, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह उन्हें जाने देता है। इसके बाद परिवार एक सैन्य कार में निकलने की तैयारी करता है। नूह जिल से कहता है कि वह सही थी कि वह यहाँ आना नहीं चाहती थी और स्वीकार करता है कि वह अपने बच्चों की परवाह करती है। इस बीच मटिल्डा डिफिब्रिलेटर को घूरती रहती है और समझ आता है नोआ का दिल रुक गया था, मतलब वो मर गया था और शॉक की वजह से वापस जिंदा हुआ। फिर वो फिर से सो पाया। उसे लगता है कि वो झील में मर गई थी और पुलिस वालों ने उसे वापस जिंदा किया, जिससे वो भी सो सकी। मतिल्डा ने यह निकाला कि अनिद्रा से बचने के लिए उनकी जिंदगी को रीसेट करना होगा। चूंकि जिल अब लगभग काम नहीं कर पा रही थी, बच्चे उसे झील ले जाते हैं और उसे पानी में धकेल देते हैं जब तक वो मर न जाए। फिर वो उसे सीपीआर देते हैं और वापस जिंदा कर देते हैं।